Namaskar. Today we are going to discuss on content of self exploration. इसके पहले वाले लेक्चर में सेल्फ एक्सप्लोरेशन एज द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन यानी मूल्यपरक शिक्षा की प्रक्रिया के रूप में हमने सेल्फ एक्सप्लोरेशन की स्टडी किया और इसमें हमने देखा कि किस तरीके से एक संवाद की प्रक्रिया के माध्यम से सेल्फ एक्सप्लोरेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है और हम स्वयं से सवाल करते हैं इस प्रक्रिया में कि मैं क्या हूँ और मैं क्या बनना चाहता हूँ, व्हाट यू आर एंड व्हाट यू रियली वांट टू बी। इस प्रक्रिया में निरंतर संवाद होता है और निरंतर संवाद की प्रक्रिया के माध्यम से आत्मान्वेषण की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। इस प्रक्रिया में सारा ध्यान हमारा अपने ऊपर, अपने विचारों पे और अपनी सहज स्वीकृति पे केंद्रित होता है। इसमें हम अपने विश्वास, अपने धर्म, अपनी इच्छाओं पर अपने आप को केंद्रित करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो विश्वास है, हमारी जो इच्छाएं हैं, उसकी सहज स्वीकृति है कि नहीं है। सहज स्वीकृति की प्रक्रिया पे लंबी चर्चा हो चुकी है। एक बार हम फिर रिमाइंड कर दें कि सहज स्वीकृति की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में जो सहज स्वीकृति एक ऐसा गुण है हमारे भीतर, हम सबके भीतर, जो इंटैक्ट होता है। और इस सेल्फ एक्सप्लोरेशन की प्रक्रिया में इसी की तलाश, इसी की डिस्कवरी, इसी खोज करनी होती है। ये एक इनेट आइडिया है, एक जो देश काल परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलता है। दिस इज इनवेरिएंट ऑफ टाइम, स्पेस एंड कंडीशन एंड दिस इज यूनिवर्सल टू ऑल ह्यूमन बींग्स। हर मनुष्य के लिए एक ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। हजारों साल पहले मनुष्य की सहज स्वीकृति वही थी जो आज मनुष्य की सहज स्वीकृति है और आने वाले समय में भी होगी। जिस तरीके से किसी कंप्यूटर का एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है, वो हर यूज़र के लिए एक जैसा होता है, इनबिल्ट सॉफ्टवेयर। ठीक उसी तरीके से हमारे भीतर हमारी सहज स्वीकृति है जो हर मनुष्य के लिए एक जैसी है। तो इस सहज स्वीकृति की तरफ अगर बार बार हमारा ध्यान जाए तो इसका फ़ायदा ये होता है कि तमाम जो कन्फ्यूजन्स और कॉन्ट्रडिक्शंस हमारे भीतर, हमारी प्री कंडीशनिंग यानी हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति या लोक व्यवहार के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से आई हैं, जो भ्रम और जो विरोधाभास देखने को मिलता है, ये भ्रम और विरोधाभास नेचुरल एक्सेप्टेंस की प्रक्रिया के प्रति सचेत होने से दूर हो जाता है और हम एक निश्चित आचरण, निश्चित व्यवहार की तरफ बढ़ते हैं। सही मायने में इस प्रक्रिया में जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में सेल्फ इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से अपने बारे में खोजबीन करके और हम अपना विकास करते हैं, अपने आप को इवॉल्व करते हैं, बाहर की तरफ फैलते हैं और अपने सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं उन चीज़ों से अपने संबंधों की पहचान करते हैं। प्रोसेस ऑफ नोइंग वन सेल्फ एंड थ्रू दैट नोइंग इंटायर एग्जिस्टेंस। उनसे अपना संबंध जब हम पहचान लेते हैं, उनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है, तो उनसे अपने संबंधों की पहचान करते हैं और देखते हैं कि जितनी भी इकाइयाँ हैं इस ब्रह्मांड में या हमारे चारों तरफ, उन सब से हमारा कोई न कोई संबंध है। और उन संबंधों की पहचान होने के बाद हम उन संबंधों के साथ निर्वाह करना चाहते हैं, उनसे अपने इंटरकनेक्टेडनेस को समझते हैं कि हमारा उनसे रिश्ता क्या है। और हम ये देख पाते हैं कि वास्तव में हमारा अस्तित्व तो सह अस्तित्व है, यानी हमारा अस्तित्व उनके साथ ही है। और हम ऐसे आचरण या व्यवहार की खोज करते हैं, ऐसे चिंतन की खोज करते हैं, ऐसे जीने के ढंग की खोज करते हैं जिसमें हम उस संबंध का निर्वाह कर पाएँ। इस प्रक्रिया में हमने देखा कि हम ऐसे एथिकल यानी कि नैतिक मानवीय आचरण की तरफ, एक निश्चित मानवीय आचरण की तरफ, चरित्र की तरफ बढ़ते हैं, जिस निश्चित चरित्र के माध्यम से हम एक व्यवस्था पूर्वक उनके साथ जीवन को गुजार पाएँ। मैंने पहले कहा था कि वास्तव में दुनिया, कला बनाम विज्ञान एक बड़ी चर्चा रही है। वो चर्चा रही है जो हमारा कंटेंट है, स्टडी कंटेंट है, उस कंटेंट के जो गुणधर्म हैं उसके आधार पर भविष्यवाणी की, चाहे वो मटेरियल वर्ल्ड हो, चाहे वो फिजिक्स के अंतर्गत पढ़े जाने वाले कंटेंट्स हों या केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़े जाने वाले कंटेंट हों। इन कंटेंट में जिस भी एटम के बारे में पढ़ते हैं उस एटम का गुणधर्म निश्चित है। लेकिन जो कला के, विज्ञान के लोग मानव आचरण के बारे में पढ़ते हैं और कहते हैं कि मनुष्य का आचरण निश्चित नहीं है। लेकिन एक बड़ा प्रश्न होता है कि अगर मनुष्य भी उसी प्रकृति की संतान है या उसी प्रकृति का अंश है, जिस प्रकृति के अंश पदार्थ हैं,
पशु हैं, पक्षी हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, तो निश्चित रूप से मनुष्य के आचरण में भी निश्चितता की कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिए। और जब हम तलाश करते हैं, अपने ऊपर ध्यान देते हैं, तो वह व्यवस्था हमारे नेचुरल एक्सेप्टेंस से जुड़ी हुई है, हमारी सहज स्वीकृति से जुड़ी हुई है। इस सहज स्वीकृति को अगर एक बार हम समझ लें और उसके अनुसार आचरण करें, तो पूरी व्यवस्था में हम भी एक निश्चित आचरण करके व्यवस्थापूर्वक जीवन का निर्वाह कर सकते हैं। फिर इसी क्रम में हमने इस प्रक्रिया में बताया कि मनुष्य स्वतंत्रता और स्वराज्य की प्राप्ति कर सकता है, बशर्ते उसको अपने स्वत्व को, यानी कि इनर्टनेस ऑफ सेल्फ को या नेचुरल एक्सेप्टेंस को समझना होगा। नेचुरल एक्सेप्टेंस के हिसाब पे ध्यान देते हुए उसके हिसाब से अपनी जीवन व्यवस्था को तय करनी होगी, विचार व्यवस्था को तय करनी होगी, व्यवहार व्यवस्था को तय करनी होगी। एक बार जब व्यक्ति का व्यक्तित्व सेल्फ नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर ऑर्गेनाइज हो जाता है, तो उसके अंदर हार्मनी डेवलप हो जाती है, उसके भीतर एक किस्म की व्यवस्था विकसित हो जाती है और वह व्यक्ति व्यवस्थापूर्वक अब स्वयं में भी और दूसरों के साथ भी व्यवस्थापूर्वक जीवन जीने लगता है और इस प्रकार वह स्वराज्य की स्थापना करता है, यानी अपने आप को दूसरों के सामने एक्सप्रेस करता है और अपने संबंधों को सेल्फ का एक्सटेंशन करता है दूसरे सेल्फ के साथ, और दूसरे सेल्फ के साथ भी लिविंग इन हार्मनी विद अदर्स, एक व्यवस्थापूर्वक रहता है। इस प्रकार स्वयं भी सुखी रहता है और दूसरे को भी सुख देता है, क्योंकि एक दूसरे के भीतर के व्यवस्था का उसको हमेशा ध्यान रहता है। परस्परता में राइट फीलिंग और राइट अंडरस्टैंडिंग के आधार पर वह आचरण करता है। इतना पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था। इसके बाद अब है इसके बाद चर्चा जिस मुद्दे पर करनी है वो है कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। सेल्फ एक्सप्लोरेशन का कंटेंट क्या होगा? कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, यानी कि आत्मान्वेषण की प्रक्रिया की अंतर्वस्तु इस पर हम चर्चा करेंगे। क्या क्या पढ़ें, इस प्रक्रिया में किन किन बिंदुओं पर ध्यान दें। तो सबसे जो पहली चीज़ ध्यान देने योग्य है, हमने कहा था कि आत्मान्वेषण की प्रक्रिया में फर्स्ट यू हैव टू पे योर अटेंशन ऑन योर सेल्फ। और जब अपने सेल्फ पर आप अपना अटेंशन पे करते हैं तो आपका ध्यान जाता है आपके डिज़ायर पे और आपकी अपनी लक्ष्य पे। उसी के हिसाब से आप अपना गोल बनाते हैं, यानी कि आपकी इच्छा या लक्ष्य, गोल। ठीक है, आप सोचते हैं, आपके मन में जब ध्यान जाता है कि व्हाट इज़ माई डिज़ायर, व्हाट इज़ माई डिज़ायर, और या व्हाट इज़ ह्यूमन गोल, मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। जब जाते हैं तो इस पर ध्यान जाता है, मानव जीवन के लक्ष्य पर ध्यान जाता है कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। क्या मानव जीवन का लक्ष्य नौकरी करके धन कमाना है, या मानव जीवन का लक्ष्य यश कमाना है, या मानव जीवन का लक्ष्य दुनिया भर के पाप पुण्य कर्म करने हैं। मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, इस पे ध्यान जाता है, इस पे हम विचार करते हैं और अपने जीवन का लक्ष्य पहचानने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज़ द गोल ऑफ आवर लाइफ, और व्हाट इज़ डिज़ायर, हमारी इच्छाएं क्या हैं, भौतिक अभौतिक जो भी इच्छाएं हैं। जब एक बार अपनी इच्छाओं की पहचान हो जाती है, फिर आती है कि कैसे उसको प्राप्त किया जाए। जो भी हमारी इच्छा है उस इच्छा को, तो उसके लिए हम कार्यक्रम बनाने की बात करते हैं, प्रोग्राम। तो इस कार्यक्रम पे चर्चा होगी कि कैसे कार्यक्रम बनाया जाए अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, और कार्यक्रम बनाते समय हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो व्हाट इज़ माई प्रोग्राम फॉर फुलफिलिंग द डिज़ायर, अगर हमने कोई इच्छा अपनी बना ली है, अगर हमने अपनी कोई इच्छा बना ली तो उसके लिए कार्यक्रम क्या है। व्हाट इज़ प्रोग्राम फॉर फुलफिलिंग द डिज़ायर, यानी कि उसके लिए कार्यक्रम क्या बनाया जाए। अगर जब मनुष्य अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है तो उसके बाद उसको पूरा करने के लिए क्या कार्यक्रम बने,
क्या कार्यक्रम बने, ये महत्वपूर्ण है। ठीक, तो द मेन फोकस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज़ माई सेल्फ। अगर देखा जाए तो जो मेन फोकस है सेल्फ एक्सप्लोरेशन की प्रक्रिया की, आत्मान्वेषण की प्रक्रिया की, वो तो मैं स्वयं हूँ, सेल्फ है, हम खुद ही हैं। द ह्यूमन बींग, मनुष्य है। बेसिकली अगर आधारभूत रूप से देखें तो इट शुड ड्वेल ऑन द फॉलोइंग टू की क्वेश्चंस। दो मुख्य सवाल हैं जिस पर हमारा ध्यान जाता है जब अटेंशन पर पे करते हैं अपने ऊपर। तो एक तो जो दोनों बिंदु हैं, की पॉइंट्स हैं जिस पर हमको ध्यान हमारा जाता है, पहला है कि व्हाट डू आई रियली वांट इन लाइफ, व्हाट डू आई रियली वांट इन लाइफ, यानी सही मायने में मैं जीवन में चाहता क्या हूँ, और व्हाट इज द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी कि वांट और गोल, मानव जीवन का असली लक्ष्य क्या है, एक बात इस पे। और दूसरा ध्यान जाता है हाउ टू फुलफिल इट, हाउ टू फुलफिल इट, कैसे इस लक्ष्य को पूरा किया जाए। दैट मीन्स व्हाट इज प्रोग्राम टू फुलफिल द गोल, ह्यूमन गोल, और एक्चुअलाइज द ह्यूमन गोल। तो अगर शार्ट में देखा जाए तो दो चीज़ें हैं डोमेन में इसके अंतर्वस्तु के सेल्फ एक्सप्लोरेशन के। एक तो मानव जीवन के लक्ष्य की पहचान, उसकी इच्छाओं की पहचान, और दूसरे मनुष्य को किस दिशा में प्रयत्न करना है, यानी एस्पायरेशन एंड एफर्ट। दो चीज़ें, एस्पायरेशन एंड एफर्ट्स, यानी कि इच्छा और प्रयास, ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन की प्रक्रिया में इसके अंतर्वस्तु के रूप में, और प्रयास की उस इच्छाओं को पूरा किया जाए। तो दिस इज़ द फॉर्म ऑफ कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। सेल्फ एक्सप्लोरेशन का जो कंटेंट है ये उसका स्वरूप है जिस पे हम भविष्य में आगे बातचीत करेंगे। अब प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, इस प्रक्रिया पे चर्चा किया जाए तो प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। सेल्फ एक्सप्लोरेशन की प्रक्रिया जो है उसमें सबसे पहला काम क्या है कि जो कुछ भी आपके सामने आता है, व्हाट एवर इज बीइंग प्रेजेंटेड, हाँ, तो व्हाट एवर इज बीइंग प्रेजेंटेड टेक एज अ प्रपोजल, व्हाट एवर इज बीइंग presented is a proposal। जो भी आपके सामने आपकी इच्छा में उत्पन्न हो, जो भी विचार आपकी इच्छा में उत्पन्न होता है, आप उसको एक प्रस्ताव के रूप में लीजिए, उस विचार को एक प्रस्ताव के रूप में लीजिए, एक प्रपोजल के रूप में लीजिए। ठीक, और एक चीज़ और प्रस्ताव के रूप में लेने का मतलब क्या हुआ कि उसको डोंट एज्यूम दैट व्हाट एवर यू आर टेकिंग एज अ प्रपोजल इज़ ट्रू इमीडिएटली, ना रिजेक्ट इट विदाउट प्रॉपर एक्सप्लोरेशन। यानी कि क्या करना है आपको, डोंट एज्यूम, जो भी आपके सामने प्रस्ताव के रूप में आया, डोंट एज्यूम इट टू बी करेक्ट और ट्रू इमीडिएटली विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन। जब तक उसके बारे में जांच पड़ताल न कीजिए तब तक उसको खारिज मत करिए, सही मत मानिए। नॉट रिजेक्ट इट विदाउट एक्सप्लोरेशन, बिना जांच पड़ताल के, बिना अन्वेषण किए, खोजबीन किए कि जो कहा जा रहा है वो सही है कि गलत है, कसौटी पर उसको वैज्ञानिक कसौटी पर, नेचुरल एक्सेप्टेंस के मानक पर उस प्रस्ताव को कसिए और देखिए कि वो प्रस्ताव सही है कि गलत। आप उसको बजाय दूसरे से पूछने के वेरीफाई इट इन योर ओन राइट, आप अपने अधिकार से, आप स्वयं उसकी जांच परख करिए, दूसरे के आधार पर नहीं कि दूसरे ने जांच करके
परख करके आपको बता दिया और आपने सही मान लिया, नहीं, तब भी वो एक प्रपोजल ही आपके सामने रहेगा। तब तक वो एक प्रपोजल रहेगा जब तक आप खुद उसको नहीं जांचते परखते हैं। ऑन योर ओन राइट, ओन राइट का मतलब ऑन द बेसिस ऑफ योर नेचुरली, ऑन द बेसिस ऑफ इट बीइंग नेचुरली एक्सेप्टेबल टू यू, ऑन द basis of it being naturally acceptable तो यानी जांचने परखने का आधार क्या है? जांचने परखने का आधार यह बिंदु है कि जो कुछ भी आपसे कहा जा रहा है उसकी सहज स्वीकृति है कि नहीं, वो आपके लिए नेचुरली एक्सेप्टेबल है कि नहीं। ठीक है, आप उसको इसलिए मत स्वीकार करिए बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ, न तो उसको आप इस आधार पर स्वीकार करिए कि नॉट ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रिप्चर्स nor on the basis of any instrumental data, instrumental data or assertion of any other human being। यानी कि जो कुछ भी आपसे कहा जा रहा है आप उसको एक प्रस्ताव के रूप में लीजिए, न तो उसको तुरंत सही मान के स्वीकार कर लीजिए, अपने आचरण का विषय बनाइए, और न तो उसको गलत मान के उसको खारिज करिए। आप पहले देखिए कि वह आपको नेचुरल एक्सेप्टेबल है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि आपने, किसी ने बताया कि आपको किसी ने गाली दे दिया, एक प्रस्ताव रखा, प्रस्ताव के रूप में आप उनकी बात को लीजिए कि उन्होंने किसी के बारे में प्रस्ताव दिया है कि उन्होंने आपके बारे में गाली दिया। अब उनकी बात को आप तुरंत सही मानने की बजाय आप अपने अधिकार से इस बात की जांच परख करिए कि गाली का नेचुरल एक्सेप्टेंस है कि नहीं। तो देखिए, अगर गाली का नेचुरल एक्सेप्टेंस जब चेक करेंगे तो पता चलेगा कि आपके भीतर जैसे ही गाली को एक्सेप्ट करते हैं विरोध की स्थिति पैदा होती है, और किसी भी विरोध की स्थिति का नेचुरल एक्सेप्टेंस नहीं होता। कोई आपको नमस्कार करे तो देखिए सहजता से स्वीकार है आपको, लेकिन कोई आपको गाली दे तो ये सहजता से स्वीकार नहीं है, विरोध की स्थितियाँ बनती हैं। तो ऐसी स्थिति जिसमें व्यवस्था आपके भीतर बनी रहती है, आपकी हार्मनी बनी रहती है, उसी का नेचुरल एक्सेप्टेंस है। जिससे विरोध पैदा होता है उसका नेचुरल एक्सेप्टेंस नहीं है। इसलिए गाली को स्वीकार मत करिए, किसी भी स्थिति में इस प्रस्ताव को डिस्कार्ड कर दीजिए, क्योंकि इस प्रस्ताव को अगर आप स्वीकार कर लेंगे, गाली को स्वीकार कर लेंगे, तो निश्चित रूप से गाली के निपटने के लिए तमाम विरोधी स्थितियों का आप सामना करेंगे और कई प्रकार की विरोधी योजनाएं बनाएंगे, और उससे आपकी व्यवस्था बिगड़ेगी। और जो आपका आचरण होगा उस आचरण की जिस निश्चितता की अपेक्षा की गई है व्यवस्था में जीने की, वो निश्चितता आपके आचरण में नहीं बन पाएगी। इसलिए जैसे अब इसको और एक्सप्लोर करने के लिए कुछ प्रोपोजिशंस आपके सामने रखते हैं, जिसके माध्यम से आपका ध्यान जाएगा नेचुरल एक्सेप्टेंस के मुद्दे पे। जैसे मान लीजिए कि आपके टीचर हैं और आपके सामने उन्होंने आपकी कॉपी वो इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो कॉपी एक प्रस्ताव के रूप में उनके समक्ष प्रस्तुत है, और वो कॉपी मूल्यांकन के कई आधार बना सकते हैं। एक तो एक तटस्थ मूल्यांकन है कि कॉपी पे जो कुछ भी आंसर के रूप में लिखा हुआ है वो उसको देखें, और कि वो इज़ दैट स्टैंड विद रीज़न और नॉट, वाट एवर इज़ रिटन इन योर कॉपी, वो लॉजिकली एक्सप्लेन्ड है कि नहीं है। और इसके आधार पर अगर उसका मूल्य आंकते हैं तो इसका नेचुरल एक्सेप्टेंस होगा। और दुनिया का कोई भी आदमी जांचेगा, दुनिया का कोई भी आदमी उसको इवैल्यूएट करेगा तो वो समान लॉजिक से समान निष्कर्ष पर ही पहुंचेगा, और उसके गलत और सही होने की बात को प्रतिष्ठित करेगा। लेकिन आप ये देखिए कि अगर कोई भी व्यक्ति
उस कॉपी को इस आधार पर इवेल्युएट करे कि उसका कॉपी लिखने वाले से संबंध क्या, और इसके आधार पर मूल्यांकन कर दे, तो निश्चित रूप से यह मूल्यांकन सहजता से स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि मूल्यांकन संबंध का नहीं करना था, मूल्यांकन तो कॉपी का करना था। तो शिक्षक जो मूल्य देंगे वह मूल्य सार्वभौमिक मूल्य नहीं हो सकता, क्योंकि संबंध के आधार पर हर व्यक्ति अपने अपने संबंध का अलग मूल्यांकन करेगा, तो नंबर वेरिएट करेगा। लेकिन अगर लॉजिकल तरीके से उस कॉपी को इवेल्युएट किया जाए तो नंबर जो वेरिएट नहीं करेगा। तो कॉपी के सही मूल्यांकन का आधार क्या है? सही मूल्यांकन का आधार तर्क है, नेचुरल एक्सेप्टेंस है, और इसका नेचुरल एक्सेप्टेंस भी होगा, क्योंकि आप संबंध का मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं, आप कॉपी का मूल्यांकन कर रहे हैं। तो संबंध के आधार पर नंबर, संबंध अच्छे हैं, संबंध बुरे हैं, इसके आधार पर नंबर देने के बजाय कॉपी में सवाल सही लगाया है कि गलत लगाया है, ये सही आधार होना चाहिए, और इस प्रस्ताव की ही स्वीकृति होनी चाहिए। कोई दूसरा भी आपसे दबाव दे सकता है, दूसरा एसर्ट कर सकता है, दबाव बना सकता है आपसे, ये बहुत अच्छा लड़का है, नंबर दे दीजिए। प्रश्न ये नहीं कि लड़का अच्छा है, प्रश्न ये है कि वो कॉपी पे क्या लिखा है, कॉपी पे उसकी प्रस्तुति कैसी है। यह प्रस्तुति ही मूल्यांकन का आधार बनेगा, तो यह वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन होगा। तो इस आधार पे आगे अगर बढ़ेंगे तो आपसे हमेशा न्याय होगा और आप व्यवस्था में बने रहेंगे, नहीं तो आपको अनेक प्रकार की खराब स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। कितनी बार ऐसा होता है कि अनेक धार्मिक मान्यताओं के आधार पे हम किसी बात को सही मान लेते हैं कि वो किसी रिलीजियस स्क्रिप्चर में, किसी धार्मिक पुस्तक में सही कहा गया है, और दुनिया के बहुविध धर्म हैं और उन धर्मों में अनेक ऐसी बातें हैं जो आपस में कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं, और ये कॉन्ट्रडिक्शन ही संघर्षों का आधार बन जाता है। लोग आपस में इस कॉन्ट्रडिक्शन के आधार पे संघर्ष करने लगते हैं। अनेक कन्फ्यूजिंग बातें होती हैं जो आपको भ्रम में डालती हैं और आपके आचरण की और आपके व्यवहार की विश्वसनीयता को प्रभावित करती हैं। तो उन सभी धर्मों को, चूँकि हर व्यक्ति की सहज स्वीकृति है, तो अगर उनमें कही गई बातों को नेचुरल एक्सेप्टेंस की कसौटी पर कसें, सहज स्वीकृति की कसौटी पर कसें, उन मूल्यों मान को पर कसें जो कभी नहीं बदलते, जो अस्थायी होते हैं, तो आप देखेंगे कि सारे धर्म मनुष्य को एक ही दिशा में लेकर जाएंगे, एक ही व्यवस्था में लेकर जाएंगे, और वो व्यवस्था संगीतपूर्ण व्यवस्था होगी। कई बार हम ये मान लेते, किसी के भक्त बन जाते हैं और वो जो गुरु कहते हैं उनकी बात को आँख मूंद के आप मान लेते हैं, अंधविश्वास करते हैं, ब्लाइंड फेथ उनके ऊपर होता है। अब ब्लाइंड फेथ की स्थितियों में भी कितनी बार ऐसा होता है कि गुरु के भीतर की तमाम बुराइयां भी आपके व्यक्तित्व के भीतर प्रवेश कर जाती हैं, क्योंकि वो जो कुछ भी कहते हैं उसको अपने सहज स्वीकृति के आधार पर आप चेक करके एक प्रस्ताव के रूप में नहीं लेते। अगर गुरु की कही गई बात को एक प्रस्ताव के रूप में लें, जैसे कक्षा में टीचर जो भी पढ़ा रहा है आप उसकी बात को एक प्रस्ताव के रूप में लें, जो भी सिद्धांत पढ़ा रहे हैं, और प्रयोगशाला में जाकर आप चेक करके देखते हैं कि शिक्षक ने जिस सिद्धांत को एक प्रस्ताव के रूप में रखा था वो प्रयोगशाला में प्रमाणित हो पा रहा है कि नहीं, एक्सपेरिमेंटली वैलिडेट हो पा रहा है कि नहीं। अगर वो एक्सपेरिमेंटली वैलिडेट हो जा रहा है तब तो वो विश्वसनीय है, लेकिन अगर एक्सपेरिमेंटली वैलिडेट नहीं हो रहा है तब वह विश्वसनीय नहीं है, उसमें और तर्क से समझने की गुंजाइश अभी बची हुई है, यानी कहीं न कहीं विरोधाभास है, कॉन्ट्रडिक्शन उसमें है। इसीलिए सभी लोग एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो लगातार हमको, चाहे वो धार्मिक किताबें हों या कोई व्यक्ति आपसे कुछ कहे, उसकी बात को एक प्रस्ताव के रूप में लेना चाहिए और प्रस्ताव के रूप में ही लेकर आगे बढ़ना चाहिए, उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए, जिसका आधार हमारी सहज स्वीकृति हो। आप किसी बात को किसी इंस्ट्रूमेंट के आधार पे या किसी ऐसे डोमेन पे आप चले जाइए जो इसकी वेरीफाइएबिलिटी ना हो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से या किसी अन्य तरीके से, और आप उस पर भरोसा कर लें, तो ये भी ठीक नहीं है। इसलिए हमेशा याद रखना है कि इस प्रक्रिया में, सेल्फ एक्सप्लोरेशन की प्रक्रिया में, हमेशा ऑथेंटिकेशन, आपको किसी भी चीज़ को ऑथेंटिकेट करना है स्वयं, न कि किसी दूसरे के आधार पे। और ऑथेंटिकेशन का आधार यही होगा कि खुद से खुद वेरीफाई करके, खुद जांच पड़ताल करके आप देखें, अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर, नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पे, और उसको एक्सपेरिमेंटली वैलिडेट करके, जी करके उसको देखें, जीवन में उतार करके उसको
जी करके देखें कि वो सही है कि गलत है। जैसे एक प्रस्ताव ही देखिए, एक प्रस्ताव है रेस्पेक्ट का एक प्रस्ताव है, और आप इस प्रपोज़ल को आप ऐसे देखिए, ये एक प्रपोज़ल है रेस्पेक्ट का, कोई आपकी रेस्पेक्ट कर रहा है, तो वेरीफाई करिए आप अपने उसके रेस्पेक्ट के प्रस्ताव को, आप अपने अधिकार से वेरीफाई ऑन द बेसिस ऑफ योर ओन राइट। आप अपने अधिकार से उसको वेरीफाई करिए। ओन राइट i.e. मतलब अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पे। और जब आप वेरीफाई करेंगे तो देखेंगे कि आपके भीतर एक सहज स्थिति बनी रहती है, सहज स्वीकृति बनी रहती है रेस्पेक्ट की, और आपको अंदर से हैप्पीनेस फील होती है, हैप्पीनेस, प्रसन्नता का अनुभव होता है। लेकिन वहीं आप एक प्रस्ताव लीजिए किसी विरोध का, अपोज का, और इस अपोज के प्रस्ताव को आप अपने अधिकार से, अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर चेक करिए, तो जो विरोध है ये भी आपके भीतर भी एक तरह की विरोध की स्थिति पैदा करता है, जिसके कारण आप तनाव में रहते हैं, आप दबाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, प्रेशर में रहते हैं, और आपकी जो व्यवस्थित आपके भीतर जो है, आप अपने शरीर में, अपने मन में कई तरह के द्वंद्व में आप फंस जाते हैं, और ये आपकी सहजता को बिगाड़ देता है। तो जो रेस्पेक्ट है, इसके प्रस्ताव की सहज स्वीकृति है, इसकी नहीं है, इसलिए इसको हम डिस्कार्ड करेंगे और इसको हम एक्सेप्ट करेंगे, और सम्मान के बदले में पुनः हम सम्मान की वापसी करते हैं। तो जो कुछ भी है उसको, जो कुछ भी किया जाता है, जब आप उसको वैलिडेट करना हो तो आप उसको, किसी भी चीज़ को, रेस्पेक्ट को तो वैलिडेट करके आप अपने जीवन में उसके अकॉर्डिंगली आप उसको एक्सपेरिमेंटली वैलिडेट करें। कैसे? उसको जी करके, स्वयं में जी करके देखें, अपने जीवन में जी करके देखें। सहज स्वीकृति के साथ एक सबसे अच्छी बात यह होती है कि जिस प्रस्ताव को आप सहजता से स्वीकार करते हैं, उस प्रस्ताव को लेकर के जब आप दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं तो आपको भी प्रसन्नता होती है, और आप जिसके साथ व्यवहार करते हैं उसको भी प्रसन्नता होती है। आप किसी को नमस्कार करिए तो चूँकि इसकी सहज स्वीकृति है, ये आप स्वयं में देख सकते हैं, इसको जी कर देखिए, जी कर इसको वैलिडेट करिए अपने कार्य व्यवहार में, तो आपको पता चलेगा कि ये सहजता से आपको स्वीकार है, और आप भी जिसको नमस्ते करते हैं उसको भी सहजता से स्वीकार है। इसका मतलब ये प्रस्ताव सही है। अगर उस सामने वाले को सहजता से स्वीकार नहीं होता, इस परीक्षण में या फेल हो जाता, तो यह असत्य हो जाता। सो दिस वेरिफिकेशन लीड्स टू रियलाइजेशन ऑफ द ट्रूथफुलनेस ऑफ द प्रपोजल एंड इट बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग। इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन आवर थाट्स एंड इन आवर बिहेवियर। और जब एक बार ये प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो यह हमारे कार्य व्यवहार में दिखाई देने लगता है, यही हमारे विचार में चलने लगता है, विचारों का धीरे धीरे अस्थायी भाव बनने लगता है। सहज स्वीकृति के दो फ्रंटियर हैं। एक फ्रंटियर सहज स्वीकृति का है, सहज स्वीकृति का एक तो हमारे व्यवहार का क्षेत्र है और दूसरा हमारे कार्य का क्षेत्र है। तो अगर व्यवहार में कोई गतिविधि हम करते हैं और उसकी सहज स्वीकृति बनती है तो दोनों ही म्यूचुअल फुलफिलमेंट होता है ह्यूमन बीइंग में। जिसके साथ आप व्यवहार कर रहे होते हैं, जिस व्यक्ति या समूह के साथ, उसको भी प्रसन्नता होती है और पूर्णता का बोध होता है, और आपको भी प्रसन्नता का अनुभव होता है। उसी तरीके से अगर कार्य व्यवहार में देखें, कार्य के क्षेत्र में देखें, प्रकृति के साथ जब हम कार्य करते हैं तो जो भी हमको लाभ हो रहा है, अगर वो सहज है हमारे लिए, और
अगर हम विरोध का भाव नहीं पैदा होता है तो आप देखेंगे, और ये आप देखते हैं कि आप तो समृद्ध हो ही रहे हैं, आपकी आवश्यकता तो पूरी हो ही रही है, प्रकृति की आवश्यकता भी पूरी हो रही है। यानी जो प्रॉस्पेरिटी है, समृद्धि है, ये दोनों ही स्तर पे है। लाभ लेने वाले और लाभ देने वाले दोनों को ही समृद्धि का अनुभव हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में प्रकृति के साथ भी वह व्यवहार स्वीकार्य है। म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी का बोध न होने के नाते ही एनवायरनमेंटल थ्रेट्स आज हमारे सामने मौजूद हैं। प्रकृति में हमने कहा था कि पुनर्चक्रण की व्यवस्था है, और हम बहुत सारे ऐसे कार्य कर रहे हैं जिसका पुनर्चक्रण प्रकृति नहीं कर पा रही, जिसके कारण अनेक प्रकार की चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं, तमाम तरह की तकलीफ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक ऐसे ही व्यवहार में भी है कि व्यवहार में हम केवल अपने लाभ के बारे में, अपने हित के बारे में नहीं, अपने लाभ के बारे में सोचते हैं। हित तो पता ही नहीं होता। हित तो हमारा उसी में है जिसकी सहज स्वीकृति है। अपने लाभ के बारे में सोचते हैं और सामने वाले को दुख देते हैं। तो ऐसी बातों का सहज स्वीकृति नहीं है, और सहज स्वीकृति न होने के नाते अपने भीतर तमाम विरोध लेकर के हम कई तरह की बीमारियों को अपने शरीर में जन्म दे देते हैं और अस्वस्थ हो जाते हैं, और अपने मन में भी कई प्रकार के विरोध, दबाव, तनाव, स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटी में पड़े रहते हैं और अपने आप को दुखी किए रहते हैं। तो अगर सुख की तरफ बढ़ना है तो अपने विचार को सहज स्वीकृति की तरफ केंद्रित करना पड़ेगा। इस तरह आत्मान्वेषण की प्रक्रिया के माध्यम से हम धीरे धीरे जीवन के ज़रूरी मूल्यों को अपने भीतर उतारते हैं, उनको समझते हैं, और कि उसके अनुसार स्वयं में भी आचरण करते हैं और दूसरों के साथ भी आचरण करते हैं, ताकि परस्परता में सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। तो जो सहज स्वीकृति यानी कि जो नेचुरल एक्सेप्टेंस है, ये वास्तव में आत्मान्वेषण का आधार है। इसी की पहचान हमको इस प्रक्रिया के अंतर्गत करते रहना है, और अपने आचरण की निश्चितता के लिए इसके आधार पर व्यवहार करना है, ताकि व्यवस्था बनी रहे स्वयं में भी और प्रकृति के अन्य तत्वों में भी जो हमारे चारों तरफ मौजूद हैं। अब ये सेल्फ एक्सप्लोरेशन का जो पार्ट है ये यहीं समाप्त होता है।